हेलो स्टूडेंट्स। तो अगेन आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल सी रोमिल जैन। और बच्चों, लास्ट जो वीडियो चैप्टर हमने कंप्लीट किया था, वी हैव कंप्लीटेड विद द टॉपिक डेप्रीशिएशन। अब इस वीडियो के अंदर जो टॉपिक दैट आई एम स्टार्टिंग वो सीए फाउंडेशन का ये लेक्चर नंबर 1 है, वीडियो नंबर 1 है ऑफ द टॉपिक वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, वी आर स्टार्टिंग विद द टॉपिक वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आगे भी काम आने वाला और अकाउंट्स के लिए एक बहुत नॉलेजेबल टॉपिक है। अब बच्चों, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, मेरे ख्याल से इन्वेंट्री वर्ड तो आप लोग क्लास 11 से सुनते आ रहे हो। इन्वेंट्री का बेसिकली मतलब होता है स्टॉक। इन्वेंट्री का बेसिकली मतलब क्या होता है? स्टॉक। मतलब इस चैप्टर में अपन लोग मेनली पढ़ेंगे वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक एक तरह से। अब सबसे पहले वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक को करने के लिए हम लोग एक तो टर्म को समझेंगे वैल्यूएशन क्या होता है, और एक हम लोग समझेंगे इन्वेंट्री क्या होता है, और इन्वेंट्री को वैल्यूएशन किसके हिसाब से करना होता है। ठीक है ना? देखो बच्चों, मैं सबसे पहले ये बात करता हूं कि जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैं 3 पार्ट में डिवाइड करता हूं। मतलब कोई कितनी भी इंडिया में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 3 पार्ट में डिवाइड है। एक तो वो है जिसका काम है मैन्युफैक्चरिंग करना। एक तो ऑर्गेनाइजेशन वो होती है जिसका काम है मैन्युफैक्चरिंग करना। एक ऑर्गेनाइजेशन वो होती है जिसका काम है ट्रेडिंग करना। और एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसका काम है सर्विस देना। मेनली एंटायर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स: मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और सर्विस। मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो एक तरह से मैं आपको क्या दे रहा हूं? सर्विस दे रहा हूं। मैं आपको कोई गुड्स नहीं बेच रहा हूं, आई एम प्रोवाइडिंग यू सर्विस। लेकिन अगर मैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन की बात करता हूं तो हमेशा ध्यान रखना, सर्विस सेक्टर के कभी इन्वेंट्री वैल्यूएशन होता ही नहीं है। आज मेरे पास कोई इन्वेंट्री नहीं है ना, मेरा इन्वेंट्री वैल्यूएशन कभी नहीं होगा। इन्वेंट्री वैल्यूएशन हमेशा ध्यान रखना मेनली 2 ऑर्गेनाइजेशन का होता है, या तो ऑर्गेनाइजेशन का नेचर मैन्युफैक्चरिंग हो या फिर उसका नेचर ट्रेडिंग हो। इन्वेंट्री वैल्यूएशन हमेशा ध्यान रखना मेनली 2 तरह की ऑर्गेनाइजेशन का होगा, या तो उसका नेचर मैन्युफैक्चरिंग हो या फिर उसका नेचर ट्रेडिंग हो। अब अगर मैं बात करता हूं मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, तो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन की इन्वेंट्री अलग अलग तरह की हो सकती है। इट कैन कंसिस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के पास इन्वेंट्री क्या क्या फॉर्म में हो सकती है? रॉ मटेरियल के फॉर्म में हो सकती है, कच्चा सामान हो सकता है। वर्क इन प्रोग्रेस के फॉर्म में हो सकती है, कुछ सामान ऐसा है जो आधा अधूरा बना हुआ पड़ा हुआ है। फिनिश गुड्स के फॉर्म में हो सकती है उसकी इन्वेंट्री, या फिर उसकी इन्वेंट्री स्टोर्स के अंदर हो सकती है, स्पेयर्स के फॉर्म में हो सकती है, या पैकिंग मटेरियल के फॉर्म में हो सकती है। मतलब ये एग्जांपल मैं बता रहा हूं। बेसिकली अगर मैं बात करता हूं मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन की, तो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन की इन्वेंट्री रॉ मटेरियल के फॉर्म में हो सकती है, WIP के फॉर्म में हो सकती है, वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस मतलब गुड्स आधे अधूरे बने हुए पड़े हैं, फिनिश गुड्स के फॉर्म में हो सकती है, स्टोर एंड स्पेयर मतलब कुछ छोटे मोटे स्टोर्स के अंदर सामान पड़े हैं, स्पेयर्स पार्ट्स, या पैकिंग मटेरियल के फॉर्म में हो सकती है। वहीं अगर मैं बात करता हूं ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, तो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन की इन्वेंट्री बच्चों नॉर्मली ट्रेडेड गुड्स के फॉर्म में होती है। जो गुड्स वो बाय और सेल कर रहे हैं, ये तो सामान बना रहे हैं और इनका काम है बाइंग और सेल, तो इनकी ट्रेडेड गुड्स के फॉर्म में इन्वेंट्री होगी। बट ये ध्यान रखना, सर्विस सेक्टर की कभी भी इन्वेंट्री नहीं होती। तो सबसे पहले अगर हम इन्वेंट्री की बात करते हैं तो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री चैप्टर नंबर 4 हेडिंग लगाना और लिखना टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री। तो टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी की रॉ मटेरियल हो सकती है, WIP हो सकती है, फिनिश गुड्स हो सकती है, स्टोर स्पेयर हो सकता है, पैकिंग मटेरियल हो सकता है। वहीं अगर मैं बात करता हूं ट्रेडिंग एंटरप्राइज की, तो उसके नॉर्मली होते हैं ट्रेडेड गुड्स। अब बच्चों, व्हाट इज मीनिंग ऑफ वर्ड इन्वेंट्री? तो डेफिनेशन इन्वेंट्री की ध्यान से समझ लेना। इन्वेंट्री कैन बी डिफाइंड एज असेट। इन्वेंट्री कैन बी डिफाइंड एज असेट मतलब इन्वेंट्री का मतलब एक ऐसा असेट विच इज हेल्ड, जिसको रखा है, फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। अब 1 बाय 1 पॉइंट समझना। इन्वेंट्री कैन बी डिफाइंड एज असेट विच इज हेल्ड फॉर सेल, विच इज हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। मेरे घर में कोई लैंड पड़ी है मेरी दादाजी की, वो मेरे को बेचनी नहीं है, और मान लो कभी किसी कारण बेचनी पड़ जाए, वो इन्वेंट्री नहीं है। रूटीन बिजनेस के कोर्स में अगर मेरे पास जो भी चीजें पड़ी है वो मेरा इन्वेंट्री है। एक प्रॉपर्टी डीलर है, उसके पास लैंड पड़ा है, वो उसकी इन्वेंट्री है। या फिर इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सच सेल, ये तो वो हो गई जो
फिनिश होकर के पड़ी है या उसको सपोर्ट करने के काम आ रही है इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, जो काम आती है प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में फॉर सच सेल, मतलब वो गुड्स अभी भी प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन के अंदर है, मतलब प्रोडक्शन हुए नहीं, एक तरह से वर्क इन प्रोग्रेस है। अज्यूम करो ये पेन बन चुका है, ये फिनिश गुड्स, ये पेन का ग्रिप नहीं चढ़ा, ये प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। ये पेन अगर बन चुका है तो फिनिश गुड्स, इस पेन का अगर ग्रिप उतार रहा हूं अभी तक इसको पेन को कंप्लीट होना बाकी है, तो इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेल, वो भी इन्वेंट्री है। या फिर फॉर कंजम्पशन इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेल, या फिर जैसे मान लो मैं अज्यूम करो आइसक्रीम मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूं और आइसक्रीम मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए मेरे पास मिल्क पड़ा हुआ है, तो मिल्क भी मेरी इन्वेंट्री है क्योंकि ये कंज्यूम होगा इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। इंक्लूडिंग, क्या इंक्लूड करते हुए, मेंटेनेंस सप्लाईज एंड कंज्यूमेबल आइटम, मेंटेनेंस सप्लाई या कंज्यूमेबल अदर देन मशीनरी स्पेयर्स एंड स्टैंड बाय इक्विपमेंट। अब मान लो अपने पास फिक्स एसेट को मेंटेन करने के लिए कोई इक्विपमेंट पड़े हैं तो वो इन्वेंट्री में नहीं आएगा। तो इन्वेंट्री मतलब ऐसी चीज विच इज हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, इन्वेंट्री मतलब ऐसी चीज विच इज हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, या विच इज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, या विच विल बी यूज फॉर प्रोडक्शन बट नॉट इंक्लूडिंग मशीन के ऊपर जो स्पेयर पार्ट्स हैं, मतलब फिक्स एसेट को करने की सपोर्ट करने के लिए कोई भी स्पेयर पार्ट टूल है वो इन्वेंट्री का पार्ट नहीं होगा। ये तो बेसिक कंसेप्ट हुआ इन्वेंट्री का। अब हम लोग बात करते हैं बच्चों इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कैसे करना है। तो हमेशा ध्यान रखना जब भी मैं वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री की बात करता हूं, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, हमेशा ध्यान रखना इन्वेंट्री का वैल्यूएशन बच्चों दो, एक बेसिक प्रिंसिपल होगा, या तो कॉस्ट या एनआरवी, विच एवर इज लेस। इन्वेंट्री का वैल्यूएशन हमेशा प्रिंसिपल क्या रहेगा, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस। मेरी बात फिर से समझना, इन्वेंट्री का बेसिक वैल्यूएशन फंडा होगा इट विल बी वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी, एनआरवी मतलब नेट रियलाइजेबल वैल्यू, एनआरवी मतलब नेट रियलाइजेबल वैल्यू, अभी आगे समझा रहा हूं, विच एवर इज लेस। दिस इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस, प्रूडेंस प्रिंसिपल है। और ऐसा कहां लिखा हुआ है ये ध्यान रखना, इन्वेंट्री का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2। जैसे तुमने कैश फ्लो स्टेटमेंट का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3 पढ़ा था ना, इन्वेंट्री का वैल्यूएशन इज गाइडेंस बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2। तो इन्वेंट्री का वैल्यूएशन हमेशा ध्यान रखना या तो कॉस्ट या एनआरवी विच एवर इज लेस। लेकिन व्हाट इज मीनिंग ऑफ वर्ड कॉस्ट एंड व्हाट इज मीनिंग ऑफ वर्ड एनआरवी ये हम लोग अभी डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो यहां तक नोटिंग कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं फटाफट। अब बच्चों अगला पॉइंट समझना, व्हाट इज द मेन इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन, मतलब मेरे को इन्वेंट्री को वैल्यूएशन करना क्यों है। देखो एक चीज समझना, इन्वेंट्री का बिजनेस का डायरेक्ट इंपैक्ट होता है आपकी इनकम पे, इन्वेंट्री बिजनेस के डायरेक्ट प्रॉफिट को इंपैक्ट करती है, ये हमेशा ध्यान रखना। अब क्यों इंपैक्ट करती है, कैसे होती है, ध्यान समझना। अब देखो बच्चों इन्वेंट्री का सबसे पहले डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम मेन पॉइंट है, इंपॉर्टेंस ये है ना, आपको ऐसे पॉइंट वाइज याद नहीं करना है, सिर्फ समझ लेना एक मेन चीज। सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट पॉइंट है, बाकी नॉर्मल थ्योरी है, ठीक है ना। इनकम डिटर्मिनेशन में इन्वेंट्री का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए। ये तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा, जब ट्रेडिंग अकाउंट बनता है तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में अपन लोग बाय क्लोजिंग स्टॉक निकलते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकलता है, ठीक है ना। तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सुना है वर्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, नहीं सुना है तो अभी इस चैप्टर में काफी बार सुनना पड़ेगा और डिटेल में डिस्कस करेंगे। टू डिटरमाइन ग्रॉस प्रॉफिट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज मैच्ड विद द रेवेन्यू ऑफ द पीरियड। सीओजीएस को किससे मैच करते हैं, करंट पीरियड के रेवेन्यू से। सीओजीएस निकालने का तरीका, अब ये फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मैं आगे भी इस पे काफी क्वेश्चंस कराऊंगा आपको, ठीक है ना। तो सीओजीएस निकालने का तरीका है, तो बच्चों देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का जो फॉर्मूला है दैट इज ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सीओजीएस, ठीक है ना। अब सीओजीएस का जो मैंने फॉर्मूला बताया वो बताया ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये फॉर्मूला शायद आप लोग काफी बार पहले भी पढ़ चुके होंगे, ठीक है ना। एक बार इस फॉर्मूले को आप नोट कर लेना, ठीक है। तो पहला इंपॉर्टेंस इन्वेंट्री वैल्यूएशन का है इनकम या ग्रॉस प्रॉफिट निकालना। अब सीओजीएस निकाल लिया तो सबको आइडिया होगा कि सेल माइनस सीओजीएस ग्रॉस प्रॉफिट होता है,
ये भी आइडिया है, सेल माइनस सीओजीएस क्या होता है, इट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है ना। अब सेकंड इंपॉर्टेंस क्या है इन्वेंट्री का, तो अब ये ध्यान रखना इन्वेंट्री वैल्यूएशन का प्रॉफिट पे डायरेक्ट इंपैक्ट होता है। डायरेक्ट इंपैक्ट कैसे होता है, हमेशा ध्यान रखना, अगर क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट और ओपनिंग स्टॉक और प्रॉफिट, बच्चों जब मैं बात करता हूं क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट की, व्हेन आई टॉक ऑफ द थिंग क्लोजिंग स्टॉक एंड प्रॉफिट, ऑलवेज रिमेंबर क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट का डायरेक्ट रिलेशन होता है। मेरी बात फिर सुनना ध्यान से, क्लोजिंग स्टॉक एंड प्रॉफिट हैव डायरेक्ट रिलेशन। इसका मतलब अगर क्लोजिंग स्टॉक कभी ओवर वैल्यू हो गया तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा। जितना क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है उतना प्रॉफिट भी ज्यादा, और जितना क्लोजिंग स्टॉक कम उतना प्रॉफिट भी कम। अज्यूम करो एक कंपनी क्लोजिंग स्टॉक 50,000 रुपए की बजाय गलती से वैल्यू कर देती है 60,000 पे। एक कंपनी 50,000 की इन्वेंट्री को गलती से वैल्यू कर देती है 60,000 पे। एक कंपनी गलती से क्लोजिंग स्टॉक 50,000 को वैल्यू कर देती है 60,000 पे। तो बताओ कंपनी ने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितने से बढ़ा दी, 10,000 से। तो ध्यान रखना क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक 10,000 से ज्यादा है तो प्रॉफिट भी 10,000 से इंक्रीज हो जाएगा। जितना क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा होगा उतना प्रॉफिट ज्यादा होगा, हमेशा ये बात ध्यान रखना। और मान लो कंपनी 50,000 की बजाय गलती से स्टॉक को वैल्यू कर दे 40,000 पे। 50,000 की बजाय गलती से मान लो स्टॉक को वैल्यू कर दे 40,000 पे, मतलब स्टॉक को वैल्यू कम किया, तो स्टॉक को वैल्यू कम किया तो प्रॉफिट भी कम होगा, ये क्लोजिंग स्टॉक। इसी तरह ध्यान रखना ओपनिंग स्टॉक अगर 50,000 की जगह 60,000 हो जाए तो प्रॉफिट 10,000 कम हो जाएगा। मतलब मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट का डायरेक्ट रिलेशन है। क्लोजिंग स्टॉक अगर आपने ज्यादा वैल्यू कर दिया तो प्रॉफिट भी ज्यादा रिपोर्ट होगा, और ओपनिंग स्टॉक और प्रॉफिट का इनवर्स रिलेशन है। ओपनिंग स्टॉक ज्यादा तो प्रॉफिट कम। गेटिंग माय पॉइंट। फिर अगला जो इंपॉर्टेंट होता है इन्वेंट्री वैल्यूएशन का, वो होता है बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। फिर लिक्विडिटी एनालिसिस, ये तो मेन पॉइंट याद रख लेना, लिक्विडिटी, क्योंकि बिजनेस के बाद जो स्टॉक होगा वो रेडिली कैश में कन्वर्ट हो सकता है, तो लिक्विडिटी का एनालिसिस भी इन्वेंट्री के थ्रू होता है। और अगला होता है लॉ से कंप्लायंस होने के लिए, बिकॉज हमारा जो एक्ट बना हुआ है कानून, कंपनीज एक्ट या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2 भी ये बोलता है कि इन्वेंट्री को आपको एवरी ईयर वैल्यू करना पड़ेगा एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस। मैंने अभी बताया था आपको AS2 क्या बोलता है, इन्वेंट्री को वैल्यू करना है कॉस्ट एनआरवी विच एवर इज लेस। तो ये तो बेसिक एग्जांपल या बेसिक इंपॉर्टेंस हुआ इन्वेंट्री वैल्यूएशन का। आई बात समझ में। अब हम लोग आगे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, पहले सीओजीएस और बेसिक, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब बच्चों देखो, अभी जो क्वेश्चन देखे उसके, अभी जो हमने कंसेप्ट देखा उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग करना है इसको, मैं बेसिक आइडिया दे रहा हूं आपको, ठीक है ना। यू नीड टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ परचेज, आपको परचेज निकालना है। अगर सीओजीएस हमको गिवन है 80,700, ओपनिंग स्टॉक गिवन है और क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, तो आराम से हो सकता है सीओजीएस का फॉर्मूला लग जाएगा ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करना, आपका आंसर आना चाहिए 80,900। ये होमवर्क में करोगे, है ना, आराम से हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट, एवरेज स्टॉक 12,000 है, क्लोजिंग स्टॉक 3,000 मोर देन ओपनिंग स्टॉक। एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला पढ़ा है आप लोगों ने भी 12th क्लास में, रेशियो में पढ़ा होगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2, ये होता है एवरेज का फॉर्मूला। क्लोजिंग स्टॉक 3,000 रुपये ज्यादा है ओपनिंग स्टॉक से, हमको कैलकुलेट करना है क्लोजिंग स्टॉक। तो इसमें सिंपल, लेट क्लोजिंग स्टॉक को x मान लो, तो ओपनिंग स्टॉक क्या हो जाएगा x प्लस 3,000, सॉरी ओपनिंग स्टॉक को x मानना बच्चों, क्योंकि यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक 3,000 ज्यादा है, तो क्लोजिंग स्टॉक क्या हो जाएगा x प्लस 3,000, इक्वेट कर देना x प्लस 3,000 अपॉन 2 इक्वल टू 12,000। तो सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा क्लोजिंग स्टॉक का 13,500। क्वाइट सिंपल है, आराम से हो जाएगा क्वेश्चन। अगला, गुड्स परचेज 1 लाख, सेल्स 90,000 है, सेल्स का मार्जिन 25% ऑन कॉस्ट है, तो 1/4 ऑन कॉस्ट, रेट 1/4 ऑन कॉस्ट है, तो 1/4 ऑन कॉस्ट इज 1/5 ऑफ सेल, तो 1/5 ऑफ सेल है, मतलब अपना प्रॉफिट कितना हुआ 90,000 का 1/5, 90,000 का 1/5 आपका प्रॉफिट हुआ।
तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये आता है अपना 18,000। तो मतलब जो गुड्स बिके उनकी कॉस्ट कितनी थी, 90 माइनस 18, 72,000। अब हमने गुड्स परचेज कितने किए, 1 लाख के, और जो गुड्स बेचे उनकी कॉस्ट थी 72, मतलब क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा 28,000। हमने गुड्स परचेज 1 लाख के किए थे, 90,000 वाले गुड्स हमने 1/5 ऑन सेल के प्रॉफिट पे बेचे थे, तो जो गुड्स बेचे उनकी कॉस्ट 72 थी, तो अपना क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू आ जाएगा 28,000। गेटिंग माय पॉइंट। ये 3 क्वेश्चन है और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एक बार, इसको फटाफट पॉज करके कॉपी कर लेना एक बार। अब बच्चों और क्वेश्चन देखना है एक बार, जो अभी डिस्कस किए उसी पैटर्न पे। कंसिडर द फॉलोइंग, ओपनिंग स्टॉक 22,000 गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक 25,000 गिवन है, परचेज 1,10,000 रुपये गिवन है, जीपी की रेट है 20% ऑन सेल, कैलकुलेट द सेल्स ऑफ द कंपनी, अपने को सेल्स निकालनी है। अब इस डेटा से हम लोग सीओजीएस निकाल सकते हैं, इसका मैंने सॉल्यूशन कर रखा है, ये वाला आप होमवर्क करोगे, ये दोनों मैं समझा रहा हूँ, ठीक है ना। तो सीओजीएस निकाल सकते हैं, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, तो सीओजीएस आया 1,07,000, ठीक है ना। अब जीपी की रेट 20% ऑन सेल है, मतलब 1/5 ऑन सेल है, तो 1/5 ऑन सेल इज 1/4 ऑफ कॉस्ट, तो कॉस्ट पे अगर 1/4 चलेगा तो प्रॉफिट क्या होगा, 1,07,000 का 1/4, तो प्रॉफिट आता है 26,750। और अगर मैं कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ दूं, अगर कॉस्ट और प्रॉफिट को जोड़ दूं तो सेल्स के बराबर हो जाएंगे, तो मैं इन दोनों फिगर को ऐड करता हूं, सेल्स आएगी मेरी 133,750। गेटिंग माय पॉइंट। इसको पॉज करके कॉपी कर लेना, क्वाइट सिंपल क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन होमवर्क करोगे आप, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, इस पॉइंट पे ध्यान देना। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल 1 लाख, टोटल सेल 80,000, ओपनिंग स्टॉक 20,000, जीपी का रेट 25%। ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में करोगे, अपने को निकालना है, यू नीड टू कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक, आपको क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करना है, ध्यान रखना, यू नीड टू कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक आएगा आपका इसके अंदर 40,000, यू नीड टू कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट आएगा 40,000 का, ठीक है। एक क्वेश्चन और मैं करा रहा हूं बच्चों, आप लोग सिर्फ समझ लेना एक बार, मैं इसको आपको बुक में दिखा के करवा रहा हूं। देखो क्वेश्चन पे ध्यान देना। ई लिमिटेड, अ डीलर इन सेकेंड हैंड कार, हैज द फॉलोइंग 5 व्हीकल ऑफ डिफरेंट मॉडल एंड मेक्स इन देयर इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 10-11। एक कंपनी है ई लिमिटेड, उसके पास ये अलग अलग इन्वेंट्री के मॉडल पड़े हुए हैं, कार, फिएट, एम्बेसडर, मारुति, मारुति 800 जेन। द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री इन बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, आपको कॉस्ट गिवन है और एनआरवी गिवन है। अब मैंने आपको बताया था अपन इन्वेंट्री को वैल्यू करते हैं कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस पे, तो यहां पर क्योंकि इन्वेंट्री अलग अलग है तो आप इंडिविजुअल इन्वेंट्री देखो, इसका कॉस्ट 90 और एनआरवी 95, तो यहां पे 90 सुनते जाना, 90 प्लस एम्बेसडर 115, एनआरवी 155, तो कॉस्ट 115 हो जाएगी इसकी। मारुति 275, एनआरवी 265, तो 265 लेंगे। फिर मारुति 800 1,01,25, तो 1 लाख लेंगे, और जेन 210 और 2 लाख, तो 2 लाख लेंगे। जब हम इन सबको ऐड कर देंगे, जब आप इन सबको ऐड करोगे तो आंसर आएगा आपका 7,70,000, आपका आंसर आ जाएगा 7,70,000। गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन अभी हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, ठीक है ना। नाउ देखो बच्चों एक और क्वेश्चन है, ध्यान देना। ओपनिंग स्टॉक गिवन है 6 लाख, परचेज गिवन है 34 लाख, सेल्स गिवन है 48 लाख। ओपनिंग स्टॉक 6 लाख, परचेज 34 लाख, सेल्स 48 लाख। एट क्लोज ऑफ ईयर फिजिकल इन्वेंट्री, इस पे ध्यान देना, फिजिकल इन्वेंट्री मतलब काउंटिंग करके चेक करी, वो आई 3,25,000। जीपी 25% ऑन सेल, मतलब 1/4 ऑन सेल है जीपी। फिर मैनेजमेंट ऑफ कंपनी फाइंड दैट सम इन्वेंट्री वाज स्टोलन बाय एम्प्लॉय, मैनेजमेंट को लगता है कुछ इन्वेंट्री ऐसी है जो एम्प्लॉय ने चुरा ली है। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ मिसिंग इन्वेंट्री, आप मिसिंग इन्वेंट्री की वैल्यू निकालो। अब मेरे को बताओ बच्चों, ओपनिंग स्टॉक 6 लाख है, 34 लाख का परचेज है, मतलब मेरे पास टोटल 40 लाख की इन्वेंट्री अवेलेबल है। टोटल इन्वेंट्री 40 लाख की अवेलेबल है फॉर सेल, 48 लाख की सेल है और रेट 1/4 ऑन सेल है, तो बताओ प्रॉफिट का अमाउंट कितना आ जाएगा। तो प्रॉफिट हो जाएगा 48 लाख का 1/4, तो प्रॉफिट आता है अपना 12 लाख रुपीस का। आई बात समझ में। तो जो गुड्स सेल हुए, तो गुड्स सेल जो हुए उनकी कॉस्ट कितनी है बच्चों, तो उनकी कॉस्ट 36 लाख है। अगर 48 लाख की सेल है और प्रॉफिट 12 लाख है, तो गुड्स जो सेल हुए उनकी कॉस्ट कितनी है, 36 लाख।
अब मेरे को बताओ जो गुड्स सेल हुए उनकी कॉस्ट 36 लाख है और अवेलेबल 40 लाख है, इसका मतलब एज पर रिकॉर्ड हमारा क्लोजिंग स्टॉक 4 लाख का अवेलेबल है। क्वेश्चन आगे बोल रहा है मैनेजमेंट ऑफ कंपनी को लगता है कुछ इन्वेंट्री चोरी हो गई, तो रिकॉर्ड के हिसाब से तो 4 लाख रुपए का स्टॉक होना चाहिए, जबकि जब फिजिकल काउंटिंग करी तो 3,25,000 का स्टॉक आ रहा है। एज पर रिकॉर्ड स्टॉक होना चाहिए 4 लाख का, जबकि फिजिकल काउंटिंग करी 325 का आ रहा है। तो कितनी इन्वेंट्री स्टोल हुई इंप्लॉय के थ्रू? 75,000 की इन्वेंट्री स्टोल आउट हो गई है, तो 75,000 का आंसर होगा द 75,000 इन्वेंट्री हैज बीन स्टोलन आउट बाय द कंपनी। ठीक है ना। एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, ये आप लोग होमवर्क में करिएगा, इसको पॉज करके नोट कर लेना, ये वाला होमवर्क में करेंगे आप लोग। सी लिमिटेड रिकॉर्ड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑन 31 मार्च 2011। इन्वेंट्री गिवन है 1 अप्रैल 2011 की है ना, ये 2010 कर दो इसको, सॉरी ये 11 है तो 2010। 80,000, परचेज 160, सेल्स 2 लाख। It is noticed that goods worth 30,000 were destroyed due to fire. Against this, insurance company accepted claim of 20. Company sell goods at cost plus 33 1/3%. Value of closing stock after taking into account the above transaction is. इसका करेक्ट आंसर आएगा 60,000। इसका करेक्ट आंसर आएगा 60,000। ये वाला क्वेश्चन पॉज कर लेना और इसको कॉपी कर लेना एक बार, ठीक है ना। इसको करना जरूर एक बार ट्राई, ठीक है। इस क्वेश्चन को होमवर्क में ट्राई करना, 60,000 का आंसर आएगा, ठीक है। पॉज करके क्वेश्चन नोट डाउन करना, इसको ट्राई करना, इसका आंसर 60,000 आएगा, ठीक है ना। तो बच्चों ये हम लोगों ने बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट डिस्कस किया इस वीडियो के अंदर इन्वेंट्री वैल्यूएशन के, और कुछ मैंने आपको बेसिक क्वेश्चन बताए। आगे वाले वीडियो के अंदर अब हम लोग डिस्कस करेंगे इन्वेंट्री के अलग अलग वैल्यूएशन मेथड, फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज, ठीक है ना। टिल देन स्टे ट्यून, थैंक्स ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक।